ओके। विशाल नावरिया आ गए सभी। तो आज की लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे एस्ट्रस साइकिल यानी मध चक्र। एस्ट्रस साइकिल क्या है? नॉन प्राइमेट एनिमल्स में, नॉन प्राइमेट का मतलब होता है जो प्राइमेट नहीं है। प्राइमेट कौन होते हैं? प्राइमेट में एक गण होता है प्राइमेट मैमल्स में, जो सबसे अच्छे डेवलप होते हैं, सबसे ऊपर जिनको रखा जाता है प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स में हम आते हैं मानव, चिंपैंजी, ओरंगुटान। मानव और मानव के जो सहयोगी बंदर हैं, जो काफी विकसित मस्तिष्क वाले हैं, वो प्राइमेट्स में आते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स यानी मेमेल्स तो है, दूध तो देते हैं, स्तन ग्रंथियां तो हैं, लेकिन वो प्राइमेट्स नहीं है। नॉन प्राइमेट्स जो मैमल्स होते हैं उनकी फीमेल्स में, उनकी मादाओं में प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी का आपको पता होगा, प्यूबर्टी क्या होती है? ऐसी उम्र जब प्रजनन तंत्र कार्य करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। यानी एस्ट्रस साइकिल की शुरुआत या फिर लैंगिक रूप से लक्षण जो दिखने लग जाते हैं, शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं हम प्यूबर्टी। और एक वर्ड आता है सेक्सुअल मैच्योरिटी का। सेक्सुअल मैच्योरिटी वो उम्र होती है जब पशु या जानवर, एनिमल लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, यानी कि वो बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो प्यूबर्टी के बाद आती है सेक्सुअल मैच्योरिटी कुछ समय बाद। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मानव के केस में जैसे गर्ल्स में 12-13 साल की एज होती है, प्यूबर्टी की होती है, और 18-20 साल जो होती है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी की होती है। इससे आप समझ गए होंगे। तो नॉन प्राइमेट्स जानवरों में या जंतुओं में प्यूबर्टी के बाद मादाओं में एक हार्मोन्स के प्रभाव से एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि बार बार मादा हीट में आती है। तो ये जो पूरा चक्र है वो मध चक्र कहलाता है। जबकि मानव में इसी तरह का चक्र होता है जिसे रज चक्र कहते हैं। यानी प्राइमेट्स में रज चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, और नॉन प्राइमेट्स में मध चक्र या एस्ट्रस साइकिल होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसमें। तो मध चक्र किसे कहते हैं? दो क्रमागत हीट के बीच का जो समय होता है, हीट का मतलब एस्ट्रस, हीट के बीच का जो समय होता है उसको मध चक्र कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है एस्ट्रस साइकिल की? नॉन प्राइमेट्स जंतुओं में, ये जैसे गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी और भेड़, सुअरी, ऊंटनी, इनकी मादाओं में प्यूबर्टी के बाद नियमित रूप से शरीर में हार्मोन के प्रभाव से फिजियोलॉजिकल यानी कार्य के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण मादा पशु हीट में या गर्मी में या ताव में या एस्ट्रस में आता है। इसे क्या कहते हैं हम? एस्ट्रस कहते हैं। और दो हीट के बीच का जो समय होता है वो एस्ट्रस साइकिल कहलाता है। प्राइमेट जंतुओं जैसे मानव है, चिंपैंजी में क्या पाया जाता है? रज चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाया जाता है। विभिन्न पशुओं में मधचक्र का समय, मधचक्र का मतलब होता है दो क्रमागत यानी सक्सेसिव। जैसे पशु हीट में आया, आज है 21 को हीट में आया, उसके 21 दिन बाद जो तारीख पड़ेगी इसको वापस से हीट में आएगा। तो इस तारीख को हम क्या कहेंगे? इस बीच के जो समय को क्या कहेंगे हम? मध चक्र। इस पूरे जो समय अंतराल है इसको हम मध चक्र कहते हैं। तो देखिए मध चक्र की अवधि आपके सामने है, ध्यान से आप पढ़िए, उसके बाद मैं क्वेश्चन इसी में से पूछूंगा। गाय में 21 दिन, भैंस में 21 दिन, बकरी में 19 से लेकर के 21 दिन, और भेड़ में लगभग 16 से 17 दिन। कई जगह 16 मिल जाएगा आपको, 16.5 या फिर 17 दिन। घोड़ी में 21 से 22 दिन, सुअरी में यानी 100 में 21 दिन, कुतिया में यानी बीच में 6 से 7 महीने। यानी कुतिया वर्ष में 2 बार हीट में आती है। कुतिया मोनोएस्ट्रस एनिमल है। ऊंटनी की बात करें हम तो ऊंटनी में 22 से लेकर के और 26 दिन, और एवरेज हम देखें तो 23 दिन हीट का साइकिल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल को दो फेज में बांटा जाता है। दो फेज में, एक फेज होती है फोलिकुलर फेज, एक फेज होती है ल्यूटियल फेज।
फॉलिक्यूलर फेज को फिर से दो भागों में बांटते हैं हम, प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस। ल्यूटियल फेज को फिर से दो भागों में बांटते हैं, मेटाएस्ट्रस और डायस्ट्रस। तो क्या फर्क होता है फॉलिक्यूलर और ल्यूटियल फेज में? इसको फॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, आपको पता होगा ओवरी यानी अंडाशय, मादा के अंडाशय में इस तरह से भ्रूणावस्था में उगोनियां पाई जाती हैं, बहुत सारे उगोनियां पाई जाती है। जर्मिनल जो सेल्स होती है, जर्मिनल एपिथेलियम से ये उगोनियां बनती है, यानी ये बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद जैसे वो प्यूबर्टी में आ जाता है जानवर, तो प्यूबर्टी के दौरान जो हार्मोन्स के परिवर्तन से इन उगोनिया में से ये एक एक करके बड़ी होने लगती है। जैसे लेफ्ट ओवरी हो या फिर राइट ओवरी हो, एक फॉलिकल बड़ी हो गई और धीरे धीरे ये फॉलिकल बड़ी होकर के ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है। जीएफ, जीएफ का अर्थ आप ग्रेफियन फॉलिकल ही लगाना, तो ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती है। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होती है, इसके अंदर ओवा डेवलप होता है, ये ओवरी की सतह पर आकर के ये फट जाती है, या फिर यहाँ पर इसकी सरफेस से ये फट जाती है। फट जाती है, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग, अंडे का निकलना या ओवा का निकलना। और अब इसमें मैं आपको हार्मोन्स का रोल बता देता हूं। मैंने बात की कि पहली जो फेज है उसको फॉलिक्यूलर फेज कह रहे हैं, यानी फॉलिकल्स डेवलप होती है। तो फॉलिकल्स किस हार्मोन के प्रभाव से डेवलप होती है? तो देखिए, आपको पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच, ये दो हार्मोन निकलते हैं। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस से जो निकलने वाला जीएनआरएच होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इससे ये दोनों रेगुलेट होते हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच नाम फुल फॉर्म क्या है इसकी? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका मतलब है फॉलिकल्स को बना स्टिमुलेट करने का काम करेगा। और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आप ये ल्यूटिन वर्ड थोड़ी देर में आप सुनोगे। ल्यूटिन क्या है? ल्यूटिन का मतलब होता है कोई पीला वर्णक। आपने ल्यूटियोलाइसिस सुना होगा। ल्यूटियोलाइसिस का मतलब होता है कार्पस ल्यूटियम का टूटना। तो ये सब वर्ड्स अभी आएंगे। तो ये एलएच हार्मोन है, ये है ओव्यूलेशन में सहायक। ये एफएसएच हार्मोन है, ये फॉलिकल्स को डेवलप होने में हेल्प करता है। तो देखिए, इस तरह से फॉलिकल्स विकसित हुई, ये डेवलप हुई। तो ये किस हार्मोन के प्रभाव से हुई? एफएसएच के प्रभाव से। और ये ग्रेफियन फॉलिकल बन गई। ग्रेफियन फॉलिकल से ओवा बाहर निकला, इसमें किस हार्मोन ने मदद की? एलएच ने मदद की। यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन में सहायक है या अंडे को बाहर निकालने में सहायक है, और एफएसएच हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स के डेवलप होने में सहायक है। अब जो हम फॉलिक्यूलर फेज पढ़ रहे हैं उसमें दो फेज बताई मैंने आपको, प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस। तो जो फॉलिक्यूलर फेज है इसमें एक हार्मोन प्रभावी होगा, उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। तो फॉलिक्यूलर फेज को एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? अंडा निकलने के बाद ग्रेफियन फॉलिकल का जो शेष भाग है, या ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, यानी इसी को सीएल कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम अपने आप में क्या स्रावित करने लग जाता है? प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है कार्पस ल्यूटियम ओव्यूलेशन के बाद। और कार्पस ल्यूटियम ये बना रहता है, देखिए कब तक बना रहता है मैं अभी आपको बता दूंगा। छठे दिन से लेकर के 16वें दिन तक ये बना रहता है। 70वें दिन गर्भाशय की या यूट्रस की एंडोमेट्रियम से एक हार्मोन जैसा पदार्थ निकलता है जिसको कहते हैं PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये PGF2 अल्फा 70वें दिन यदि
प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो इस कार्पस ल्यूटियम को ब्रेक करता है ताकि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये निकलना बंद हो जाए। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा वैसे ही पशु वापस से फिर से हीट में आ जाएगा। यदि गर्भधारण नहीं हुआ है तो, यदि गर्भधारण हो गया तो ये कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, यानी ये परसिस्टेंट हो जाता है। कब तक हो जाता है? जब तक डिलीवरी होएगी या पार्चुरेशन होएगा, प्रसव होएगा, तब तक ये कार्पस ल्यूटियम ओवरी पर बना हुआ रह जाता है, क्योंकि ये क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरोन निकालेगा। और आपको पता है प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। तो प्रेगनेंसी जब उसकी हो गई, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, अब किसकी जरूरत है? अब तो प्रोजेस्टेरोन की जरूरत है। अब तो पशु हीट में नहीं आएगा, अब तो एस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है। तो लगातार ये जो है जब तक पार्चुरेशन होएगा, यानी पूरा गर्भकाल होएगा, तब तक ये बना रहेगा। अब आपको हम बताते हैं, जैसे ही ये कार्पस ल्यूटियम टूटता है प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रभाव से, माना प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। ये छोटी छोटी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। ये कार्पस ल्यूटियम प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रभाव से टूटा और किस में बदल गया? कार्पस एल्बिकेंस। और इसको श्वेत पिंड या सफेद पिंड भी कहते हैं, क्योंकि एल्बिनो एल्बिनो या एल्बो वर्ड आता है व्हाइट के लिए, व्हाइट के लिए, और ल्यूटियो वर्ड आता है येलो के लिए, पीले के लिए। आपसे कोई पूछ ले ल्यूटिन कोई वर्णक है, बताओ ल्यूटिन का कलर कैसा होगा? येलो होगा। ये लैटिन शब्दावली में ये वर्ड होता है ल्यूटिन। तो एल्बम या एल्बस का मतलब होता है व्हाइट। तो ये सफेद पिंड, ये पीत पिंड। कार्पस ल्यूटियम को शुद्ध हिंदी में हम क्या कहेंगे? पीत पिंड। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता है। तो देखिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया यहां से। तो यहां तक जो अवस्थाएं थी वो हो गई प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस। इसके बाद वाली अवस्था है वो है मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस। तो डायरेक्ट बच्चे पढ़ते हैं कि एस्ट्रस साइकिल को कितने भागों में बांटा जाता है। डायरेक्ट उनको चार भागों में बांट देते हैं, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फॉलिक्यूलर में कौन सी है, क्योंकि फॉलिक्यूलर फेज में जो ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होती है या ग्रेफिन फॉलिकल बनी हुई होती है, उसमें उसकी एक लेयर होती है थीका इंटरना। उस थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और उसके बाद में जैसे ये कार्पस ल्यूटियम बन गया, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन निकालता है। और आपको पता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन एक दूसरे के विरोधी से हार्मोन है, एक दूसरे को सप्रेस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर थे हम फॉलिकुलर फेज में प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस आ गया, और ल्यूटियल फेज में मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस आ गया। या फिर यूं कहें एस्ट्रस साइकिल को हमने चार फेज में बांट दिया, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस। इसके बाद हम बात करते हैं, इससे साइकिल से हम समझते हैं इसको। देखिए ओवरी में चलने वाली ये साइकिल है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर। यहाँ पर एग ओव्यूलेट हुआ, यानी यहाँ अंडोत्सर्ग हुआ। अंडोत्सर्ग के देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन, ये कार्पस ल्यूटियम बनने के दिन है। यानी कार्पस ल्यूटियम का प्रभाव इसके अंदर ये डेवलप हो रहा होता है। और कार्पस ल्यूटियम का प्रभाव देखिए यहाँ से छठे दिन से लेकर के और 16वें दिन तक लगातार रहता है। यानी यहाँ से और यहाँ तक जो समय है ये तो प्रोजेस्टेरोन का समय है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरी बिल्कुल शांत पड़ी रहेगी, क्योंकि पता नहीं प्रेगनेंसी हो गई ही हो, तो प्रेगनेंसी हो गई हो तो ये कार्पस ल्यूटियम बना रह जाता है। फिर पता चला कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं हुई या निषेचन नहीं हुआ या मीटिंग नहीं हुई, कुछ भी कह सकते हो आप, तो नहीं हुई, तो यूट्रस को जैसे ही पता चला, यूट्रस ने 17वें दिन क्या निकाला? 17th डे प्रोस्टाग्लैंडिन निकाल दिया। और प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रभाव से क्या होता है आपको पता है? ल्यूटियोलाइसिस होता है। तो इस फेज में कार्पस ल्यूटियम टूटेगा, यानी एस्ट्रोजन का प्रभाव बढ़ने लग गया, और धीरे धीरे ग्रेफिन फॉलिकल जो बड़ी हुई थी वो वापस से रप्चर हो गई एस्ट्रोजन के प्रभाव से। उसके बाद में जो एलएच सर्ज होता है,
यहाँ पर, और इससे ये ओवा निकल गया। तो इसको हमने साइक्लिक तौर पर भी समझा। अब इस डायग्राम में देखिए, इस तरह से यहाँ -6 से लेकर के और यहाँ पर समय दिया हुआ है, ये पूरा 21 दिन का साइकिल है। इसमें ये वाली जो फेज है ये प्रोएस्ट्रस की है, प्रोएस्ट्रस की यानी फोलिकुलर फेज। इसमें यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया प्रोएस्ट्रस के बाद में, यहाँ पर एस्ट्रस के दौरान। क्योंकि एस्ट्रस में ये जो बढ़ रहा है, आपको पता है ये हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। और एस्ट्रोजन बढ़ते बढ़ते एस्ट्रस की वो फेज आती है जिसमें एलएच सर्ज हो जाता है, जिससे ओव्यूलेशन हो जाता है। ज्यादातर जंतुओं में ओव्यूलेशन एस्ट्रस के एंड में होता है। कुछ जंतुओं में जैसे गाय भैंस है, इनमें मेटास्ट्रस में, गाय में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। कुछ एक ही है, ज्यादातर जंतुओं में एस्ट्रस के अंत में ओव्यूलेशन हो जाता है। उसके बाद ओव्यूलेशन होते ही ये देखो, ये प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया, और ये यहाँ से यहाँ वाली फेज है, ये प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया, ल्यूटियल फेज। और फिर से ये ल्यूटियोलाइसिस हो गया, ल्यूटियोलाइसिस के बाद फिर से ये एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से ये क्रमागत चक्र चलता रहेगा। अब हम एक एक फेज को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोएस्ट्रस वाली फेज है फर्स्ट, इसको बिल्डिंग अप स्टेज भी कहते हैं। ये 3 से 5 दिन तक चलती है, हम गाय को बेस मान करके चल रहे हैं, काऊ को 3 से 5 दिन तक चलती है। इसमें गाय माउंटिंग करती है। चूंकि आपको पता है एस्ट्रोजन का प्रभाव हो रहा है, तो खुद गाय माउंटिंग करने लगी है बुल की तरह। किस तरह से करती है माउंटिंग, ये देखिए आपके सामने। गाय गाय के ऊपर चढ़ रही है। अब आपको बताना है कौन सी गाय हिट में है, ब्लैक या फिर रेड, इसमें बताओ कमेंट करके। पंकज पटेरिया, प्रेमकांत, विशाल नावरिया, ग्वालियर, इंद्र कुमार सिन्हा, बताओ भाई। पवन, सुशील यादव, सभी बताओ कौन सी वाली गाय हीट में है। बिल्कुल ठीक है भाई। अजय राठौड़, गोपाल, अजय राजपूत, गोपाल राठौड़, सभी का सही है, ये वाली हीट में है। ठीक है, आपको पता चल गया। यानी जो गाय हीट में होती है वो बुल की तरह माउंट करती है दूसरी गाय के ऊपर, और ऐसे व्यवहार को होमोसेक्सुअल या समलैंगिक व्यवहार कहते हैं। समलैंगिक तो आप खूब पढ़ते होंगे, अखबार में खूब सुनते होंगे, समलैंगिक व्यवहार। यानी गाय गाय के ऊपर ही क्या कर रही है, माउंट कर रही है। तो माउंटिंग का मतलब क्या होता है, अग्रपाद ऊंचे करके अन्य पशुओं या गायों पर सांड की तरह चढ़ने की कोशिश क्या कहलाती है, माउंटिंग। इसे समलैंगिक व्यवहार या होमोसेक्सुअल बिहेवियर कहते हैं। इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम सिकुड़ता है। चूंकि आपको पता है कार्पस ल्यूटियम सिकुड़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घटता है और एस्ट्रोजन बढ़ता है। एस्ट्रोजन के कारण ही तो पशु हीट में आता है। ये आपके सामने दूसरी फेज आ गई, एस्ट्रस। तो एस्ट्रस को हीट की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि नाम ही देखो, एस्ट्रस का मतलब हीट ही होता है, या ताव, या फिर इसी को मद की अवस्था कहते हैं। और एस्ट्रस साइकिल की ये सबसे छोटी अवस्था है। एस्ट्रस साइकिल की सबसे बड़ी अवस्था पूछे आपसे तो आपको आंसर देना है डायस्ट्रस, और सबसे छोटी पूछे तो एस्ट्रस। यानी वास्तविक हीट का टाइम है ये। इस अवस्था में ग्राफेन फॉलिकल पूर्ण विकसित हो जाता है और एलएच सर्ज के कारण, एलएच सर्ज का मतलब होता है एलएच हार्मोन का अचानक से बढ़ जाना। और एलएच हार्मोन जब अचानक से बढ़ जाता है तो अंडा बाहर आता है, या फिर ग्रेफेन फॉलिकल रप्चर होती है, जिससे ओव्यूलेशन होता है। अधिकांश पशुओं या जानवरों में अंडोत्सर्ग एस्ट्रोजन अवस्था के अंत में, एस्ट्रस अवस्था के अंत में होता है। गाय भैंस में मेटास्ट्रस अवस्था में क्या होता है, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन होता है। या फिर यूं कहें कि एस्ट्रस के अंतिम जो समय 12 घंटे बाद होता है। आपको पता है एआई कब करते हैं, एआई करने का जो थंब रूल है वो ये है, शाम को अगर पशु हीट में आया तो सुबह उसकी एआई करवानी है, यानी लगभग 12 से 18 घंटे बाद, ताकि स्पर्म्स जो है वो ओवा को फर्टिलाइज कर सके। तो थोड़ा सा लेट, या फिर यूं कहें हीट के कौन से टाइम में एआई करते हैं, तो हीट के अंतिम 2/3 समय में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। तो एस्ट्रस के 12 घंटे बाद। और भेड़, बकरी और घोड़ी में एस्ट्रस अवस्था में ही अंडोत्सर्ग होता है या ओव्यूलेशन होता है।
अब यहाँ पर एक डेफिनेशन अलग आ गई। इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स क्या होते हैं, प्रेरित अंडोत्सर्गी जंतु क्या होते हैं? तो वे जंतु जिनमें ओव्यूलेशन के लिए मेटिंग जरूरी है, यानी मैथुन की क्रिया या मेटिंग की क्रिया होगी, कोइटस की क्रिया होगी, कोपुलेशन की क्रिया होगी, तो ही अंडोत्सर्ग होगा। तो कुछ जानवर होते हैं जैसे ऊंटनी है, खरगोश है, या फिर बिल्ली है, या फिर बंदर है। ये क्या होते हैं, ये इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स होते हैं, यानी इनमें मेटिंग के कारण ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग मेटिंग के कारण होता है, ना कि कोई अ, अन्य हार्मोनल प्रभाव से होता है। एस्ट्रस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या फिर यूं कहें हीट के लक्षण क्या क्या हैं? तो एस्ट्रस हम पढ़ रहे हैं, प्रोएस्ट्रस हमने पढ़ा, प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग का और ध्यान रख लेना आप, प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग पाई जाती है बीच में, कुतिया में प्रोएस्ट्रस के समय वेजाइना से ब्लड निकलता है जिसको प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग कहते हैं। एस्ट्रस की बात चल रही है तो एस्ट्रस में हीट के लक्षण हमको आने चाहिए। पशु बेचैन हो जाता है, बार बार रंभाता है, वल्वा सूजन, वल्वा में सूजन आ जाती है, वल्वा की जो आंतरिक सतह है वो पिंक सी हो जाती है, हाइप्रेमिक हो जाती है। हाइप्रेमिक का मतलब उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा एडेमेटस टाइप का वल्वा होता है। और सर्विक्स का जो म्यूकस प्लग है वो पिघल करके या फिर वो उसका म्यूकस पतला हो करके और वल्वा के रास्ते ऐसे चाशनी की तरह क्लियर वाइट, क्लियर ट्रांसपेरेंसी के रूप में वो टपकना शुरू कर देता है या टपकता है, यानी पानी की तरह से बिल्कुल इस तरह का वो क्लियर फ्लूइड जो है वल्वा से दिखाई देता है। इसके अलावा पशु को भूख नहीं लगती हीट के दौरान, और कभी कभी भैंस में आपको देखने को मिलेगा टीईटी देखने को मिलता है, टेम्परेरी एंगोर्गमेंट ऑफ टीट्स। टेम्परेरी एंगोर्गमेंट ऑफ टीट्स का मतलब होता है डोकलना, या फिर जिसको डोका भी कहते हैं। तो चूंकि एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ है हीट के दौरान, तो इसके कारण भैंस के थन मोटे दिखाई देंगे, थोड़े से सूजे से दिखाई देंगे, और दूध देने में भी आनाकानी करेगी, उसको हम बोलते हैं डोका या डोकलना। तो जननांगों में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, यानी हाइपरेमिक हो जाते हैं, सर्विक्स ढीली हो जाती है, औस खुल जाती है, और वेजाइना या वल्वा से कांच की तरह का स्राव रस्सी की तरह लटकता हुआ आता है, जो धीरे धीरे गाढ़ा होता है। यानी धीरे धीरे जो मेटास्टर्स अवस्था आएगी तो धीरे धीरे गाढ़ा होकर के बिल्कुल गायब हो जाता है। फीमेल पशु मेटिंग के लिए मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी सेक्सुअली रिसेप्टिव हो जाता है। सेक्सुअली रिसेप्टिव का मतलब यहाँ पर है कि यदि मेल माउंट करता है या मेल स्नीफिंग करता है, स्नीफिंग का मतलब मादा के वल्वा को सूंघ करके और फुसफुसाहट की आवाज से उन फिरोमोन्स को डिटेक्ट करना क्या कहलाता है, स्नीफिंग कहलाता है। तो स्नीफिंग नाक से ग्रहण किया जाता है स्मेल को, तो उसको बोलते हैं स्नीफिंग। और आपको पता है बुल जो है वो मादा की वल्वा को सूंघ करके या यूरिन को सूंघ करके और आकाश की तरफ मुंह करके अपना मजल यानी कि ऊपरी होंठ सिकोड़ लेता है। कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि सूर्य की तरफ देख करके या सूर्य की तरफ मुंह करके और फ्लेहमान रिएक्शन दर्शाता है, इसको बोलते हैं हम फ्लेहमान रिएक्शन। तो नर पशु द्वारा मादा के वल्वा को सूंघ करके और ऊपर की तरफ ऐसे मुंह करना कहलाता है फ्लेहमान रिएक्शन। तो देखिए सूर्य का तो यहाँ पर कंसेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि मेटिंग तो रात को भी होती है, तो नर तो रात को भी मीटिंग करेगा तो भी वही क्रिया दोहराएगा, तो ऐसा कोई सूर्य की कोई जरूरी नहीं है कि सूर्य की तरफ देखता है, तो आकाश की तरफ वो इसलिए देखता है कि उसकी जो गंध है उसके ऑल्फैक्टरी लॉब्स में, ब्रेन के जो ऑल्फैक्टरी लॉब्स हैं उनके अंदर प्रॉपर रूप से चली जाए और उसको पता चल जाए प्रॉपर हीट का, ताकि वो माउंटिंग कर सके या मीटिंग कर सके। सेक्सुअली रिसेप्टिव हो जाती है, इसका मतलब ये और है कि आराम से स्टैंडिंग पोजीशन में गाय खड़ी रहती है, खड़ी रह जाती है और बुल माउंट कर सकता है।
पशु में बेचैनी देखने को मिलेगी, भूख नहीं लगती, बार बार रंभाना जिसको बेलोइंग कहते हैं। भेड़ बकरी में आपको पता है उसको ब्लीटिंग कहते हैं, गाय भैंस में इसको बेलोइंग कहते हैं। और बार बार यूरिनेशन करेगी या मिक्चुरेशन बार बार होएगा रुक रुक करके। रक्त आपूर्ति बढ़ने से वल्वा की आंतरिक सतह पिंक या पिंकी हो जाती है, गुलाबी हो जाती है। हम नर की बात करें तो वल्वा को सूंघता है एस्ट्रस की फेज में, जिसे स्निफिंग कहते हैं, और फिरोमोन्स की जांच करता है ये। और फ्लेमान रिएक्शन का मतलब होता है नर स्निफिंग के बाद मजल को सिकोड़ करके ऊपर की तरफ यानी सूर्य की तरफ देखता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेमान रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पोर्साइन जो प्रजाति है या फिर स्वाइन या सुअर, उसमें फ्लेमान रिएक्शन नहीं पाई जाती। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा, नर हीट की अवस्था का पता चलने पर क्या करता है, माउंटिंग करता है। ठीक है, गाय इस माउंटिंग का विरोध नहीं करती। विरोध कब नहीं करेगी, जब वो वास्तविक हीट में होगी तब, यानी माउंटिंग को स्वीकार करती है। टेल रिफ्लेक्स या लॉइन रिफ्लेक्स क्या होता है, अपने आप ही थोड़ी सी पूंछ को हैंड पंप के हैंडल की तरह इस तरह से उठाएगी, उसको बोलते हैं टेल रिफ्लेक्स या लॉइन रिफ्लेक्स। पूंछ को उठा करके कमर वाले क्षेत्र को दबाना क्या कहलाता है, लॉइन रिफ्लेक्स। और राइडिंग टेस्ट हीट डिटेक्शन के लिए किया जाता है। राइडिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सुअरी के लिए। देखिए सुअरी में राइडिंग टेस्ट किया जाता है। सुअरी में हीट डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, राइडिंग टेस्ट। 100 में अभी आपको हम बता देते हैं राइडिंग टेस्ट क्या होता है। देखिए राइडिंग से आप समझ गए होंगे, राइडिंग से आप समझ गए होंगे, राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना। और सुअरी के ऊपर इस तरह से, सुअरी के ऊपर कोई इस तरह से बैठा हुआ है तो सुअरी उसका विरोध नहीं करती। या फिर यूं कहें पीठ पर जब हाथ रखते हैं तो सुअरी खड़ी रह जाती है, 100 खड़ी रह जाती है। इसको हम राइडिंग टेस्ट बोलते हैं। यानी ये इस अवस्था में फीमेल रिसेप्टिव हो जाती है। और देखिए ये वल्वा स्वलन है, इसे राइडिंग टेस्ट कहते हैं। तो सुअरी में हीट का पता किससे कराया जाता है, राइडिंग टेस्ट से। भैंस की बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी दुधारू भैंस में टीईटी देखने को मिलता है। अभी मैंने बताया था आपको, टेम्परेरी एंगोरगमेंट ऑफ टीट्स। और भैंस में इसको डोका या फिर डोकलना कहते हैं। क्या कहते हैं, डोका या डोकलना। भैंस की बात एक और है, भैंस साइलेंट हीट प्रदर्शित करती है, यानी बफेलो ज्यादा हीट के सिम्टम्स शो नहीं करती कई बार, और उसको कहते हैं साइलेंट हीट। तो क्वेश्चन आ गया, साइलेंट हीट कौन सा एनिमल दर्शाता है, बफेलो। कई बार तो पता ही नहीं चलता हीट कब निकल गई, और इसी के कारण भैंस में जो है कंजप्शन टाइम पे नहीं हो पाता। अब एक और वर्ड है स्प्लिट हीट। स्प्लिट का मतलब है रुक रुक करके हीट में आना, स्प्लिट हीट कहलाता है। स्प्लिट हीट घोड़ी में या मेयर में देखने को मिलता है, यानी रुक रुक कर हीट में आना कहलाता है स्प्लिट हीट। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस क्या होता है। घोड़ी अपने क्लाइटोरिस को क्या करती है, वल्वा से बाहर निकालती है। विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, मेयर में। ये देखिए आपके सामने ये वीडियो हमने चलाया है। तो क्लाइटोरिस इस तरह से वल्वा को बार बार सिकोड़ रही है और इसमें से क्लाइटोरिस दिखाई दे रहा है। तो इसी को कहते हैं विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। और विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस किस में पाया जाता है,
ये अवस्था या फिर ये लक्षण किस में पाया जाता है? मेयर में देखने को मिलती है, मेयर में देखने को मिलती है इस तरह से। विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। ओके, आगे हम बात करते हैं। और बकरी की बात करें तो बकरी वल्वा से पूंछ को बार बार रगड़ती है, जिसे सेकिंग ऑफ टेल कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सेकिंग ऑफ टेल, विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, या फिर डोका, या स्प्लिट हीट, साइलेंट हीट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ये कॉमनली पूछे जाते हैं। इसके बाद हम एस्ट्रस में पढ़ रहे थे, तो एस्ट्रस में हीट का समय या एस्ट्रस का टाइम देखिए, गाय में 18 घंटे, भैंस में 18 घंटे, घोड़ी में 7 दिन होता है, और बकरी में 28 घंटे, भेड़ में 26 घंटे, सुअरी में 2 दिन तक, और कुतिया 9 दिन तक, कुतिया में 9 दिन तक, ऊंटनी में 13 से 14 दिन तक, या फिर मेटिंग नहीं होने तक। ये इंपॉर्टेंट बात हो गया, क्योंकि ऊंटनी क्या है? इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर है। जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक ये हीट में रहती है, सामान्य रूप से 13 से 14 दिन तक, जब तक उसको ऊंट नहीं मिल जाए। और कुतिया में आपको ध्यान रखना है, कुतिया में प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग शुरू हुई उसके 7वें से 10वें दिन तक डॉग और बिच को साथ रखते हैं। 2-3 दिन डॉग और बिच को साथ रखते हैं, तो मीटिंग 7वें से 10वें दिन के बीच होती है। एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से फोलिकल्स या ग्रेफियन फोलिकल का विकास होता है। ग्रेफियन फोलिकल की वृद्धि के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन में वृद्धि होती है और सर्विक्स ढीली हो जाती है। सर्विक्स ढीली होएगी तभी तो गन पास होएगी। आपको पता है हीट में हम एआई करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान, तो गन गन डालते हैं, एआई गन को डालते हैं या सर्विक्स में पास कराते हैं। या फिर यूं समझो, नर पशु मीटिंग करता है, सीमन डालता है वेजाइना में, तो सीमन जो है वो यदि सर्विक्स खुली होगी तभी तो वो आगे की तरफ जाएगा, यूट्रस की तरफ। तो इसीलिए ये जो सर्विक्स है वो ढीली हो जाती है। वल्वा से स्वच्छ पारदर्शी स्राव बाहर निकलता है। और ये देखिए बीच वाला पॉइंट आ गया, बीच में ब्लीडिंग होती है, उसको प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग कहते हैं। तो देखिए अलग अलग पशुओं में प्रोएस्ट्रस का समय, गाय में 3 दिन, घोड़ी में 3 दिन, सुअरी में 3 दिन, कुतिया में 9 दिन। तो हमने प्रोएस्ट्रस के, अब तो एस्ट्रस भी पढ़ा दिया। तो अब आपसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 फेज हमने कंप्लीटली पढ़ ली, प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस। तो क्वेश्चन बताना शुरू कर दीजिए। बताइए स्प्लिट हीट किस में पाई जाती है? बताएं भाई, स्प्लिट हीट किस में पाई जाती है? बिल्कुल अजय, पवन, मेयर में जितेंद्र, इंद्र, सुशील, पवन, नीलू, चौहान, अंजलि, सभी का सही है भाई। प्रेमकांत, इंद्र, सभी का सही है, मेयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, सेकिंग ऑफ टेल, सेकिंग ऑफ टेल किसमें हीट का लक्षण है? मुकेश धवर, राम कनौजे। बिल्कुल ठीक है अजय राजपूत, मुकेश सभी का सही है, सुशील, नीलू, पवन, प्रेमकांत, जितेंद्र, अंजलि, सेकिंग ऑफ टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं भाई, डोका, डोका किसमें पाया जाता है, जिसको हम टीईटीबी कहते हैं? ये किसमें पाया जाता है? टेम्परेरी एंगोरमेंट ऑफ टीथ। बिल्कुल सही है, बफेलो में। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आ गया, निम्न में से किस मादा जंतु में मद चक्र होता है? ऑप्शन में दे दिया, ए दे दिया आपको गाय, बी दे दिया हिरण, सी दे दिया ऊंटनी, और डी दे दिया सभी।
बताएं भाई। मध्य चक्र होता है। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर अब चेंज होएगा। बिल्कुल सभी का सही आ रहा है। कौन सा मादा जंतु इनमें से प्रेरित अंडोत्सर्गी है? प्रेरित अंडोत्सर्गी है। इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर कौन सा है? बताइए भाई। कौन सा मादा जंतु इनमें से क्या है? इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर है। बिल्कुल सभी का ठीक है। और यदि मैं यहां पर लिख दूं खरगोशी और यहां पर मैं लिख दूं बंदर या बंदरी, तो बताइए आंसर क्या आएगा? तो आंसर आल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है पवन, प्रेमकांत, सभी का सही है। बिल्कुल ठीक है, आंसर सभी का सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपसे, बताइए यूट्रस द्वारा कौन सा केमिकल रिलीज किया जाता है जिससे 70वें दिन कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस होता है या ल्यूटियोलाइसिस होता है? ल्यूटियोलाइसिस होता है। यूट्रस से एक हार्मोन जैसा एक पदार्थ निकलता है जिससे कार्पस ल्यूटियम, बिल्कुल ठीक है जितेंद्र सिंह, बिल्कुल ठीक है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब कुछ बच्चों को अल्फा ढूंढने में टाइम लग गया तो उन्होंने PGF2 कर दिया, हम समझ गए, कोई बात नहीं। 70वें दिन, 17th डे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग किसमें पाई जाती है? प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग किसमें पाई जाती है? प्रेमकांत बिल्कुल, मोनू गुजर, पवन बिल्कुल बीच में, जितेंद्र सही है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मेटास्ट्रस ब्लीडिंग किसमें पाई जाती है? मेटास्ट्रस ब्लीडिंग किसमें पाई जाती है? तो क्या आंसर देंगे? मेटास्ट्रस ब्लीडिंग किसमें पाई जाती है? अभी हाँ, अजय का आ गया, पवन का आ गया, वेरी गुड। अभी हमने पढ़ा नहीं है, हालांकि काऊ के अंदर मेटास्ट्रस ब्लीडिंग पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहां पर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि निम्न में से किस पशु में या किस मादा पशु में, किस फीमेल एनिमल में, पशु में मेटास्ट्रस अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है? मेटास्ट्रस अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है। तो जैसे आपसे आंसर लिया तो बताइए क्या आंसर दोगे? ऑप्शंस आपके सामने है। मेटास्ट्रस में अंडोत्सर्ग किस में होगा? अच्छा, पहले ही बता दिया। हाँ, कैटल बफेलो, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपको ये हीट वीट वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी गायनेकोलॉजी का टॉपिक है तो क्यों नहीं आपको इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन हमारा अगला है, बताएं भाई स्यूडो प्रेगनेंसी किसमें पाई जाती है? हालांकि हमने नहीं पढ़ा स्यूडो प्रेगनेंसी, पढ़ेंगे हम, किसमें पाई जाती है? मानसी सिंह बिल्कुल ठीक है बीच में। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अब आगे बताइए स्यूडो प्रेगनेंसी किस हार्मोन, हमारा मकसद तो ये था, किस हार्मोन के प्रभाव से होती है? विच हार्मोन इंड्यूसेस स्यूडो प्रेगनेंसी, ये था असली हमारा क्वेश्चन। बताएं भाई। अभी तक तो सही नहीं है भाई।
आंसर आएगा इसका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के इफेक्ट से क्या होती है, स्यूडो प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपसे, जो मेमरी ग्लैंड्स है या स्तन ग्रंथियां हैं या मेमरी ग्लैंड्स हैं, उनका उनका नलिकीय विकास या डक्ट्यूलर डेवलपमेंट, नलिकीय विकास बताओ किस हार्मोन से होता है? विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डक्ट्यूलर डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स? कमल किशोर, सुशील यादव, फंस गए, सभी का गलत है। मानसी सिंह, सभी का गलत है। देखिए मोनू गुजर ने कोशिश की है, डक्ट्यूलर डेवलपमेंट किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन के कारण। देखिए जब तक पशु की प्रेगनेंसी होती है या मीटिंग होती है सफलतापूर्वक, या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है उसमें, उससे पहले वो कई बार हीट के पीरियड से गुजर चुका होता है। तो इस तरह से हीट में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से हीट में आता है। तो बार बार हीट में आने से उसकी जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनमें नलिकीय वृद्धि होती है या डक्ट्यूलर डेवलपमेंट होता है। तो डक्ट्यूलर डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार है। अब मैं आपसे पूछूं, स्तन ग्रंथियों की दूसरी एक ग्रोथ होती है जिसको हम कुपिकीय वृद्धि कहते हैं। तो कुपिकीय वृद्धि जिसे हम एल्वोलर ग्रोथ कहते हैं। नीलू चौहान बताइए भाई, एल्वुलर ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एल्वुलर ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स? मोनू गुजर का बिल्कुल सटीक आंसर है, मानसी का भी ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। आपको पता है जब पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो प्रेगनेंसी के बाद में उसे, प्रेगनेंसी पूरी होने के बाद उसे बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि वो एक स्तनधारी है, क्योंकि वो एक मैमल है। मैमल है, मेमरी ग्लैंड से, मेमरी ग्लैंड्स किसके लिए है? बच्चे के लिए है। बच्चे को पोषक तत्व देने के लिए, उसके डेवलपमेंट या उसके विकास के लिए हैं। जो मैमल्स होते हैं, यूथीरियंस होते हैं, उनमें क्या है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसे दूध पिला करके कुछ दिन तक उसे डेवलप करना होता है। तो उसके लिए मेमरी ग्लैंड्स होती है। और मेमरी ग्लैंड्स प्रेगनेंसी के दौरान उनकी एलुलाई बनती है, उनके अंदर कुपिकाएं बनती है। और आपको पता है कुपिकाओं के अंदर दूध बनता है या फिर दूध संश्लेषित होता है। और दूध के संश्लेषण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। दूध दूध के उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन, या फिर मिल्क लेट डाउन के लिए ऑक्सीटोसिन, और सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन, और मेमरी ग्लैंड्स की डक्टुलर ग्रोथ के लिए एस्ट्रोजन, और एल्वुलर ग्रोथ यानी कुपिकीय वृद्धि के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। बहुत अच्छी बात है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, ग्रेफियन फॉलिकल जीएफ के विकास के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ग्रेफियन फॉलिकल के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? बिल्कुल ठीक है, एफएसएच। एफएसएच के प्रभाव से ही फॉलिकल स्टिमुलेट होती हैं। हाँ भाई, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बताइए ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? मुकेश, धवर, पवन, अजय, लोकेंद्र सिंह। बिल्कुल ठीक है सभी का। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो अब आएगा आपके सामने कि नर में या मेल में इस एलएच को क्या कहते हैं? आपको पता है हाइपोथैलेमस नर में भी होता है, मादा में भी होता है। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है। इस जीएनआरएच के प्रभाव से जो मास्टर ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका एंटीरियर वाला पोर्शन है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, उससे एफएसएच और एलएच दोनों निकलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि नर में भी एलएच निकलता है, तो नर में इस एलएच को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर सही आ गया। इसी एलएच को नर में आईसीएसएच कहते हैं। और आईसीएसएच का मतलब हो गया इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन।
अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये ICSH किस हार्मोन को प्रेरित करता है? ICSH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ विच हार्मोन? इस ICSH के कारण कौन सी सेल स्टिमुलेट होती है और कौन सा हार्मोन निकलता है नर में, मेल में? मोनोगुजर प्रोजेस्टेरोन नर में होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन मानसी सिंह का सही आंसर। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स उन लेडिंग सेल्स का ही दूसरा नाम है। और आपको पता होगा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, शुक्र जनन नलिकाएं हैं, उनके बीच बीच में कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम लेडिंग सेल्स कहते हैं। इन लेडिंग सेल्स द्वारा टेस्टोस्टेरोन निकाला जाता है। अब देखिए प्रोसेस कहाँ से चालू हुई? GnRH ने FSH और LH को प्रेरित किया। अब यहाँ पर LH को हमने पकड़ लिया। LH को नर में ICSH कहते हैं। इस ICSH ने लेडिंग सेल्स को जो टेस्टिस के अंदर है बीच बीच में उन अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित किया या फिर लेडिंग कोशिकाओं को प्रेरित किया और कौन सा हार्मोन निकलवाया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलवाया। लक्की साहू, ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा आपसे, बताइए ऊंटनी में एस्ट्रस साइकिल कितने दिन का होता है? ऊंटनी में एस्ट्रस साइकिल कितने दिन का होता है? जितेंद्र सिंह सही है, मोनू सही है भाई, अजय सही है, सभी का, मुकेश ठीक है, नीलू चौहान आपने पूरा बता दिया। 23 हम एवरेज मान करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बताइए सीप में या भेड़ में एस्ट्रस साइकिल कितने दिन का होता है? राम कनौजे, सुशील इंद्र, लक्की साहू, लोकेंद्र, नीलू, बताएं भाई। बिल्कुल 16-17 दिन, 16-17 दिन, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम जब टूट जाता है, जिसको हम ल्यूटियोलाइसिस बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रभाव से, तो किसमें बदल जाता है? ऐसी स्ट्रक्चर हमने बताई थी, बताएं भाई। कार्पस ल्यूटियम जब टूट जाता है तो किसमें बदल जाता है? शॉर्ट में लिख दो। बिल्कुल अजय राजपूत ने लिख दिया CA। CA का मतलब कार्पस एल्बिकेंस, बहुत अच्छी बात है। कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं भाई। गाय में प्रोएस्ट्रस कितने दिन का होता है? गाय में प्रोएस्ट्रस कितने दिन का होता है? कमल किशोर, 3 से 5 दिन का, ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 से 5 दिन का। सभी बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन आपसे है कि गाय समलैंगिक व्यवहार कब दर्शाती है? होमोसेक्सुअल बिहेवियर, होमोसेक्सुअल बिहेवियर कब दर्शाती है, कौन सी फेज में दर्शाती है? मोनू गुजर का गलत है, प्रोएस्ट्रस में दर्शाती है भाई। प्रोएस्ट्रस में वो खुद चढ़ने की कोशिश करती है, खुद माउंटिंग करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं ना, तो वो ऐसे ट्राई मार के देखती है। उसके बाद में एस्ट्रस में वो स्टैंडिंग हीट प्रदर्शित करती है, या फिर यूं कहें हम कि वो सेक्सुअली रिसेप्टिव हो जाती है, खड़ी रहती है, ठीक है भाई। प्रो एस्ट्रस में वो माउंटिंग करती है, और माउंटिंग को स्वीकार कब करती है? एस्ट्रस में। माउंटिंग को स्वीकार करती है कब? एस्ट्रस में, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे, बहुत हो गई आज की क्लास, बताएं भाई, कोई समस्या?
अब हमारा मेटास्टेस और डायस्टेस है, उसको हम कल की क्लास में ले लेंगे। अभी आप, कोई प्रॉब्लम है क्या? कैसी लगी क्लास? सर हमको ये एस्ट्रेस वेस्ट्रेस तो आता है, कोई गंभीर टॉपिक लो, कोई पैरासाइटोलॉजी, कोई पैथोलॉजी है, कोई ऐसा टॉपिक। अरे बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल में से ही आते हैं, वो भी ले लेंगे। ऑन्कोलॉजी भी पूरी पढ़ाएंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इससे क्या है, हम भी क्या है थोड़े, हाँ आप समझ गए होंगे।